नमस्कार शशि दीदी। नमस्ते। डॉक्टर शशि शांकला और जयपुर घराने की प्रख्यात नृत्यांगना एवं गुरु और पंडित गुरु कुंदन लाल गंगानी जी के परम शिष्य। और आज हम बातचीत करना चाहेंगे अ, गुरु जी कुंदन लाल गंगानी जी के कला के ऊपर खास तौर से। दीदी, थैंक यू, आपने स्वीकृत करा, क्योंकि ये मेरी किताब जो कथक के ऊपर है, काफी दशक का काम है। और प्रेरणा दीदी ने कहा था कि जयपुर को कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं सही में इस चीज के ऊपर मैंने माना कि मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हुई, शायद और बेहतर काम कर सकती हूँ, आगे जाके करूंगी। पर अभी के लिए दो चैप्टर्स हैं जो कि मैंने जयपुर के लिए मैंने रखे हैं। एक गुरु कुंदन लाल गंगानी जी का की कला के बारे में, और एक जयपुर घराने के कुछ अंश के बारे में। जो उसका कैरेक्टर है, प्योर कैरेक्टर जो है, उसके लिए मैंने दो लोगों से मौखिक परंपरा पर बात करी। एक रोशन कुमारी जी और एक चांद भैया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्योर ट्रेनिंग जो है, बिल्कुल मिश्रित जहां पर नहीं है, वहां पर उन लोगों से बात करके शायद पलायन की वजह से बहुत आदान प्रदान हुआ है। दीदी, मैं गलत हूँ, पर इन लोगों से बात करके एक चीज बहुत बड़ी महसूस हुई कि जयपुर घराने का जो शुद्ध अंग है, उसमें अपर बॉडी बहुत स्टिफ स्टिफ तो नहीं, पर क्योंकि इतने लंबे लंबे और पेचीदे लयकारी के बोल होते हैं, और पैर बहुत तैयार होता है, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ऊपर की जो बॉडी है वो काफी संभली रहे, और वो भी अपने आप में बड़ा खूबसूरत लगता है कि वो बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे हिलती जाए। और अपर बॉडी में वो जो भी है वो ज्यादातर इस पोजीशनिंग में आती है, और या चक्कर में, है ना। तो गुरुजी की कला में पूरा अंग दिखाई देता है, और वो अंग तभी दिखाई देगा जब रफ्तार और बोल जरा कम हो जाएंगे। मतलब और ये भी क्योंकि नारायण प्रसाद जी रायगढ़ में उनको ले गए थे, और रायगढ़ में जयलाल जी थे बहुत अरजे के लिए, और सुंदर प्रसाद जी थे, जयलाल जी थे, और बाद में अच्छन महाराज जी भी आए। तो क्योंकि जो इस तरफ गंगा की तलहटी में अंग के ऊपर बहुत ज्यादा महाराज अच्छन महाराज जी के उसमें जो पूरा बिंदादीन जी का अंग है, अंग के ऊपर की इतना चौड़ा करके, अब इतना चौड़ा करेंगे तो फिर वो रफ्तार तो कम हो जाएगी, मतलब नेचुरली कम होगी, है ना। तो मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे ये लगता है कि गुरुजी का एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन इस संतुलन को बनाने में रहा है कि अंग भी आए और जयपुर की रफ्तार को नेगोशिएट कराए। इसके ऊपर मैं कमेंट आपका चाहूँ। सबसे पहले तो नवीना, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तुमने इतने सालों बाद ये सोचा कि कथक का जयपुर घराना भी तुम उसमें अपने प्रोजेक्ट में जो भी बुक लिख रही हो उसमें डालो। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और जहाँ गुरु जी की बात आती है तो उनके लिए तो कुछ भी कहना मतलब हमारी वो है, बदतमीजी होगी। लेकिन फिर भी ये बात जरूर है कि गुरु जी ने अंग का बहुत ध्यान रखा। अंग किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए कथक में, जिसमें कि अ, शुद्ध पक्ष जो है
वो भी बरकरार रहे, और जो निकास है, फूलों का निकास जो पांव से जाता है, अंग से जाता है, वो भी बरकरार रहे। लेकिन लय को बहुत विलंबित में ही गाड़ते थे, है ना, बहुत विलंबित लय में शुरुआत करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रुत नहीं कर रहे, द्रुत भी उतना ही करते थे। जहाँ तुम कह रही हो कि अंग का जो ऊपर का टॉर्सो, जो एक तरह से आजकल हम बोलने लगे, तो उसको उसी तरह से स्ट्रेट ही रखना होता है, उसको झुका के नहीं रखना है। और चक्कर भी लेने हैं आपको, तो जब तक एक धुरी, जो लट्टू होता है, लट्टू जिसको खेलते हैं, तो रुचि का कहना यह था कि अपने बॉडी को एक धुरी की तरह समझो और उसको उसी स्पीड में घुमाने की कोशिश करो। सब कुछ देखा, सीखा और परखिया ही चलता है, वो तो तुम खुद जानते हो। तो अंग के मामले में तो मैं यही कहूंगी कि गुरु जी का बहुत ही सुंदर अंग बनता था। वो अब क्यों अच्छन महाराज जी के अनुपात जैसे चल रहा था अनुसार, वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, ज्ञान मैं नहीं। ये पूछना चाहती हूँ, जब आपको अंग सिखाते थे तो किस तरीके से सिखाते थे? नहीं, अंग को बहुत ज्यादा फैलाना भी नहीं और बहुत ज्यादा उसको छोटा भी नहीं रखना, है उसमें ना। कसक मसक का काम होता था? बिल्कुल, निगाह तो पहली बात है ना। तो निगाह का हमको एक्सरसाइज करवाई जाती थी, अच्छा। है ना। हाथ को ऐसे रखो या ऐसे रख लो, लेकिन एक आवर्तन तक पूरा एक ही जगह देखना है। अब हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते थे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटली आप एक चीज को देखते हो। उसके बाद वो बदल देते थे डायरेक्शन, कहीं भी जहाँ वो कहते हैं हम उधर ही देखने लग जाते, फिर वो पूरी आवृत्ति वैसे चलता, इस प्रकार। तो साथ में तो दृष्टि, और जैसे अगर हाथ यहाँ है तो कसक, सांस का बहुत ज्यादा, मतलब गुरु जी कहते थे कि जितनी आप सांस लेके करो, ठाट में भी खड़े होते हैं, तो पहले शरीर को संतुलित करना, है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे, ये उनकी इस तरह से चलता था। निगाह भी चलती थी, कलाई का काम बहुत सुंदर, और साथ में आईब्रो, गर्दन, एवरीथिंग, कसक मसक। बट ये हो सकता है कि हमको उस समय इन सब की नॉलेज नहीं थी, कि जैसे एक परण नाचो, तो वो हमें पता नहीं था परण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हाँ भाई अब गुरु जी ये बजा रहे हैं तो ये परण होगा। देखते रहो और सीखते रहो। जैसे गुरु जी तो मेरे टाइम में तो यंग थे, मतलब मे बी 40। आपने जयपुर में सीखा? हाँ हाँ। तो कुंदनलाल जी कौन से इंस्टीट्यूशन में सिखाते थे दीदी? वो जयपुर में दामोदर लाल जी काबरा का एक इंस्टीट्यूट चलता था, ये संगीत कला के 1960s की बात होगी। लिए, इसकी बात है। तो वो तब एकेडमी, जो जोधपुर की एकेडमी थी, उससे उसका संग। रजिस्ट्रेशन, हाँ उसका, तो उनके अंडर में चलती थी। तो विशारद था या क्या था? विशारद था। हाँ। एग्जाम, हाँ। एग्जाम
क्या हेलो। कह रहे हो? मैंने कहा क्या हेलो। ये विशारद वगैरह था या क्या था? किनका? जो आपका इंस्टीट्यूट था काबरा जी का, तो क्या नहीं नहीं, अलंकार अलंकार तक। अलंकार तक था? अच्छा। वहीं से ही किया मैंने। नहीं, मैंने क्या, क्योंकि ये अलंकार और विशारद वगैरह ये सब पलुस्कर जी ने लाहौर में इंट्रोड्यूस किया था, संगीत हम्म। और नृत्य की शिक्षा के लिए सिलेबस। तो ये जो हाँ शब्द बिल्कुल। है, अलंकार या अलंकार ये वहीं से आया, वहीं फिर से ये। आए हैं, वहीं से आया। तो एक कोडिफाइड तरीके से ये इंटरेस्टिंग है कि हाँ, और कोर्स था। हम्म, पर गुरु जी से हम कुछ कोर्स की बातें नहीं जैसे था। अगर हाँ, पूछ गुरु लें शिष्य थोड़ी। परम। अच्छा हाँ दीदी, अब ये बताइए कि तैयारी में, मतलब पैर की तैयारी के लिए क्या अप्रोच थी? और दूसरी इसी से मिला जुला है जो अंग की बात है, वो कभी बॉडी वेट की बात करते थे कि कहाँ पर बॉडी वेट जा रहा है पैर में, अंग बनाने में, कभी बात करते थे? बिल्कुल। तो अब बताइए एक कुछ। एक्चुअली बोलते वो बहुत कम थे, बोल के कभी नहीं बताते थे। नवीना, उनका जो था ना सिखाने का तरीका, वो बस खुद करके दिखा देते थे कि ये ऐसे करना है। तो बस। वेट के, अब वेट वगैरह के बारे में कैसे आपको समझाते थे? एक उदाहरण दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो गुरु जी को देख के और जो कॉपी करते थे उस समय में। आप बहुत पहले की बात कर रही हो, हम्म। 60s की बात हम कर रहे हैं आज। तो करीब 40 साल पहले की बातें हैं। तो वेट कहाँ रखना है बॉडी का या नहीं रखना है वो बताते नहीं थे, पर वो करते थे। और बस जो वो करते थे वो ही हमको करना है। इट वॉज लाइक दैट। जिसको आजकल हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई कार्बन कॉपी कर लेते हैं, हम फोटो कॉपी कर लेते। तो वो उस समय ऐसा था कि जिसको जो समझ में आया और गुरुजी को अच्छा लगा, तो उन्होंने टोका नहीं है हमको कि ऐसे मत करो। उनको ये लगता था इसके अंग पर यही अच्छा लग रहा है। अगर मैं शॉर्ट हूँ, अगर मैं लंबी हूं, तो मैं उसके अंग पर कैसा लगेगा, या कोई चक्कर ले सकता है तो वो उसको मैं कितने चक्कर तक की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। और जो चक्कर नहीं ले सकता है तो मैं उसको कैसे हस्तकों द्वारा उस बोल को कंप्लीट करूं। तो उनका अलग शिष्य, हर एक शिष्य के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनका अलग ही एक नाता टेलर, होता। एक टेलरिंग थी। हाँ, एक अलग ही उनकी थिंकिंग थी कि ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे नाचेगा तो वो वैसे नाचेगी। होती चीजें एक से ही थी। नहीं, समझ गई, पर बॉडी के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको उसको वो सोचते थे और उस। वो सोचते थे और बता देते थे और वैसे ही कर लेते। अच्छा, बट ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसको क्या कहते हैं या क्या, वो ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। दीदी कोई आप एग्जाम्पल देंगे, कोई भी एक बोल लेकर हम्म। और उसमें शिक्षा प्रोसीजर से उनने वो बताई, एक मिसाल दीजिए। चाहे थाट हो, गत हो, टुकड़ा हो, पैर का चलन हो, कुछ भी हो। एक दो आप बताइए, एक अंग के बारे में, एक लय के बारे में, उसका प्रोसीजर के उसमें किस तरीके से तकनीकी तौर पे वो करते थे। सबसे पहले तो मैं लय के बारे में बोलूंगी, क्योंकि गुरुजी जब क्लास में आते थे तो वो एक लय बना लेते अपनी, और तबला अबला मिला के जो भी नगमा शुरू हो गया, और वो अपना कुछ जो अपन सबसे पहले जब नृत्य प्रदर्शन करते हैं तो तबले पे बसता है ना, क्योंकि गुरुजी तबला वादक बहुत अच्छे थे। वो उनकी एक प्लस पॉइंट था। तो वो पहले अपना ही मूड बनाया करते थे।
समझ रहे हो आप? तो खुद ही लीन हो जाते थे उसके अंदर, और हमारे को सिर्फ कहते शुरू करो। हाँ, तो धा, अधिन, अधिन, धा, ते, हाँ। अब बस वो हमको ले पकड़ा दी, इधर नगमे वाले को पकड़ा दी, और वो अपना खुद बजाते थे, खूब बजाते रहते थे, हमें कहते ही नहीं थे कि आगे बढ़ो। तो मतलब वो अपना हमें लय कायम करना सिखाते थे, इस वे में मैं सोचती हूँ वाह वाह। कि हम लय बढ़ रहे हैं तो मतलब उनको पता चल जाएगा ना, क्योंकि वो बजा रहे हैं अपनी कोई बंदिश। भाई समझ लो कि पेशकार बजा रहे हो, तो अगर यानी हमने आप नए बच्चों को शायद पेशकार जैसे टिपल्ली, चौपल्ली, सब सिखाती हूँ मैं। पोशकार, फरमाइशी, ये सारे जो टर्म्स हैं ना, वो मॉडर्न बच्चों को मालूम नहीं है। तो हाँ, है ना, तो एक बार आप अपने मुंह से पेशकार जरा सा बता दीजिए, क्योंकि जयपुर में की वोकैब्युलरी में पेशकार ज्यादा आता है। नहीं पेशकार आता तो है, लेकिन वो क्या गुरु जी सबको अलग अलग अंदाज से नहीं, सिखाते मैं ये कह रही थी बाय डेफिनेशन व्हाट इज हैं। पेशकार, ये या बात। पेशकार मीन्स कि सबसे पहले मंच पर आकर जब तबला वादक ने अपना एक सम कायम कर दिया, तब नर्तक की एंट्री होती थी। अब वो कहते हैं भाई, भैया ने बहुत अच्छा तबला बजाया, अब मैं भी थोड़ा सा सम खोज लेता हूँ। हम्म। अब वो सम खोजने के उसमें विलंबित, जहाँ की उपज बहुत होती है, तो पेशकार में भी तरह तरह की उपज करते थे, है ना। तो वो पेशकार भी चलता रहता था, और उसके वर्ड्स भी चलते रहते थे, और उसी में वो लहकारियां, पौन गुनी, सवा दो गुनी, इस तरह की डेढ़ी आड़ी, और पच गुण, छह गुण, अठ गुण, सब उसी में ही करते थे। और अंत में जाकर के उसको पीक पर जाकर के, जैसे कि तबला वाला भी अपना लास्ट में तिहाई लाता है नहीं, तो फिर वो एक तिहाई लेकर के और सम पे आते थे। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को लय में समा लेना, मेरे हिसाब से वो वर्कआउट कर लेना, थोड़ा गर्म कर लेना अपने आप को, बहुत सारी चीजें हैं। आप ऑडियंस से भी रूबरू हो जाते हो, बार बार सम दिखाते हैं उसमें, तो अच्छे जानकार लोग बैठे होते हैं, तो वो वहां से वाह, कोई वाह कुछ बोल रहा, आ हा हा, क्या बात है। तो उससे आप उनके दिल के जुड़ते हैं। करीब, हाँ, उनसे जुड़ जाते। तो ये पेशकार जो होता था, ये शुरू में होता था आपके क्लास में और परफॉर्मेंस में भी? नहीं, क्लास में तो अलग अलग सिखाते थे, कभी कुछ सिखाते हो तो जब मगर उनकी एक जैसे परफॉर्मेंस में वो परफॉर्मेंस जब होती थी तो फिर पेशकार तो है ही। से ही शुरू होता था। लेकिन नहीं, हम उसके पहले खूब एक ऐसी अच्छी सी खूबसूरत सी कोई वो करके वंदना बंदिश, वगैरह। नहीं वंदना तो हो गई, उसके बाद कोई बंदिश नाच के आके खूब सारे चक्करों के साथ आके वो हम अपनी एंड करते। तो उसका एक किस्सा सुनाती हूँ तुमको। पटना में प्रोग्राम था, छोटे छोटे थे हम लोग, मैं भी थी, उर्मिला दीदी भी थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा उठो, चलो। तो अब वहां से हम लोग शुरू हुए, तो गुरुजी, अच्छा गुरुजी है ना, एंड टाइम पे बदल जाते थे। मतलब वो देखते थे आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ फिर वो देखते थे अब मुझे क्या कराना, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए ना। तो उस तरह से उनका चलता था। तो वो कहते हैं ऐसा करना कि जो तुम आ रही हो उससे आमद से तो आ जाओ, लेकिन फिर जब मैं अपने बालों का झटका दूं तो ही समय, तब तक तुम अपना
चक्कर कंटिन्यू रखो। अब वो बॉम्बे गए थे हम लोग, मुंबई 68 की बात। तो वहां पे मानव विद्या मंदिर का वो एक वो कल के कलाकार जो अब आजकल हो गया है, पहले वो विद्यापीठ वो थी। तो वहाँ था, कंपटीशन होते थे। तो रोशन कुमारी जी और उनके पापा और वो भी आए हुए थे। सुखदेव महाराज भी आए हुए थे जजमेंट के लिए। तो अब वहां से चले हम लोग, मैं चली अपनी दातिट दातिट कतिट दातिट दातिट कतिट दातिट दातिट धड़ दाती धा धड़ दाती धा तड़त घेड़े न घेगे न घेड़े धक धूम गिटे ना धीरे धीरे कथा धीरे धीरे ना धीरे धीरे कथा का धीरे का धीरे का धागे न धागे चे धागे न धा धागे न धा तड़ दाती टका टगा दिग्गी न धा धाती टका टगा दिग्गी न धा धाती टका टगा दिगिन धाती टनाते टकाते धाते टनाते टकाते धाते टनाते धाते टनाते टकाते। अब वो घूमते रहो। और जब वो यूं करते तो मतलब उसको 3 बार करवा देते थे, तो फिर आकर के सब पे धाते धा करके आके खड़े हो। तो गुरु जी का तो ये था कि मूड की बात है कि कैसे करवाना है, मूड बहुत होता। और तो उस वक्त क्या हुआ फिर, कितनी देर तक आप लोग फिरकी की तरह नहीं, नाचे? मैंने फिर के ना मतलब वो मेरे को तो आ जाना था सब पे, हाँ। पर उन्होंने मना किया था, तो मैं आगे घूमती रही जाते टनाते। तो उसी बैलेंस में फिर जहाँ अपन कॉर्नर में जाते हैं ना, वहां से मैंने गुरु जी की तरफ देखा, करते करते उन्होंने अपना मुंह उधर कर लिया, मतलब नहीं घूमते रहो। फिर मैं वहां गई, फिर मैंने वो उससे पहले मुझे देख रहे हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ कि यहाँ से मैं ऐसे डायगोनल जाया करती थी, है ना, लास्ट वो मेरा कंपोजिशन जो था वो ऐसे डायगोनल जाना है। तो मैं यहाँ आकर के गुरुजी को जब देखती तो गुरुजी अपना वो पलट लेते। फिर वो 2-3 बार करवा के और फिर दादा 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 ऐसे करके और धाते टनाते टकाते टदाते टनाते टदाते धाते दा हाँ। या हाँ। आकर के खत्म करते थे वो। अच्छा दीदी, एक चीज बताइए। मैं जो इन गुरुजी के ऊपर निबंध लिख रही हूँ, हम्म, खास तौर से मैं उसको, उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरे खुद के गुरु बिरजू महाराज जी, और कुमनी लाखिया जी, रोहिणी भाटे हाँ जी, हाँ, ये लोग सब जो हुए, कोई बात तो होगी सब में थी कि, ये। नहीं कोई बात तो होगी कि सोलोइस्ट नहीं बन पाए। हम्म, इवन महाराज जी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाँ, सिर्फ महाराज जी से सीखे हैं, हम्म, प्रताप भैया को छोड़कर, प्रताप पवार को छोड़कर, मतलब इक्के दुक्के, मगर लेटर इयर्स के जो भी स्टूडेंट हैं, अब जैसे शाश्वती दीदी हैं, इतनी जबरदस्त सोलोइस्ट हैं, मैं ये नहीं हाँ मान रही हूँ, रानी हाँ हैं। मगर रानी को छोड़कर मेरे हिसाब से जिसकी क्रिएटिविटी, क्योंकि अगर उपज नहीं है हम्म। तो आप हाँ, सोलोइस्ट तो किस बात, उपज के तो और उपज आप या तो लय में, या आप अभिनय में, या दोनों में, है या ना, दोनों में। तो उपज आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अपने आइडेंटिटी जब तक आप रिकॉर्डिंग उसमें करते रहेंगे, तो आप सोलोइस्ट कैसे बने। ये तो है। तो अगर आज के युग के देखे जाएं, आप हैं, उर्मिला दीदी हैं, साथ साथ यंगर जनरेशन में प्रेरणा दीदी और राजू भैया, तो मतलब आज के युग में गुरुजी का एक सिलसिला चलता आ रहा है हाँ, जहां पर बिल्कुल उन्होंने प्रोड्यूस करे हैं सोलोइस्ट। सही राइट। है। हाँ। राइट। अगर आप लोगों के समकालीन देखा जाए तो प्रताप पवार थे, हैं, जो कि आपके हाँ समकालीन है। हाँ मगर अगर प्रेरणा दीदी के समकालीन देखे जाए तो महाराज जी का ऐसा कोई है नहीं, उन हाँ जूनियर
हाँ, वो शाश्वती और वो ये प्रेरणा, ये तो सब एक सा ही है ना। वर्ड हो गया ना। पर हाँ। शाश्वती दीदी में जो उपज अंग आना चाहिए, आज यस। भी हाँ, हम शाश्वती दीदी का डांस बहुत सुंदर है। बहुत पर सुंदर है। जब भी हम देखते हैं, हम अपने गुरु की चीजें देखते हैं, है हाँ, ना। वो तो है। हम अपने गुरु की चीजें देखते हैं। हाँ। तो जब भी हम लालसा से देखते हैं, अरे महाराज जी ने क्या बढ़िया बनाया, तो हम ये नहीं कहते कि वो दीदी का है, यू नो। नहीं, वो उन्हीं का ही कहलाता है। है ना। यस। मगर जो भी हम राजू भैया या प्रेरणा दीदी का है, ठीक है, वो गुरुजी की चीजें नाचते हैं। मगर चाहे वो रजा के साथ करें, चाहे वो कुछ करें, उनका अपना इंटरप्रिटेशन परंपरा में योगदान दिखता है। हाँ। आपका भी, उर्मिला दीदी का भी, राजू भैया का भी। हम्म। तो गुरुजी में या इवन परकशनिस्ट में, फतेह भैया में, हाँ। परकशन में, तो ये क्या उनकी मेथडोलॉजीज थी एक सोलोइस्ट बनाने का। क्योंकि मैं जो उनके ऊपर लिखना चाहती हूँ, वो द गुरु दैट प्रोड्यूस सोलोइस्ट, यू हम्म। नो, इस तरीके से मैं लिखना चाहती हूँ, हाँ। वो एंगल लेना चाहती हूँ। तो हाँ। आपके, क्योंकि प्रेरणा दीदी की भी किताब मैंने पढ़ी और बहुत सारे, पर जो मैं आंसर देख रही हूँ, सुनना चाहती हूँ, एक एक चीज, चाहे वो तैयारी हो, चाहे अंग हो, चाहे अभिनय हो, चाहे आप, मेनली उपज का पूरा पूरी वो सोलोइस्ट कैसे बनाते थे, ये आप मुझे बताएं। अब वो नवीना, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि पहले हम लोगों का गुरुओं का सानिध्य बहुत ज्यादा था, और हम बहुत रियाज करते थे उस जमाने में। ज्यादा ये टीवी और ये सब कुछ भी नहीं था, तो बस स्कूल जाते या कॉलेज जाते और रियाज करते, दो ही चीजें थी। इवन हमारे, मैं तो जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहां तक तो कोई परफॉर्मेंस करने भी नहीं आता था। कथक का मैंने देखा ही नहीं। तो मैं जब पहले पहले दिल्ली कथक केंद्र में 81 में आई थी प्रोग्राम करने के लिए, मैंने आपको गुरुजी, देखा था। हाँ, तब बिरजू महाराज जी ने कहा कि ये कहाँ छुपा के रखा था कुंदन भैया आपने। तो वो बहुत प्यार करते थे मेरे से, बिरजू भैया मतलब गुरु जी, है ना। तो कह के आपने कहाँ से निकाला ये हीरा। तो बड़ा यूं लगता था कि मैं तो कुछ आता नहीं, क्योंकि हम जब दूसरों का देखते थे, उनका है ना, एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि वो एक एक तो क्या बोलना चाहिए उसको, खुद का भी इनिशिएटिव होता है ना। नहीं, पर जैसे उपज के लिए आप लोगों को कैसे तैयार करते थे। नहीं, उपज के लिए हमें ऐसे कुछ तैयार नहीं करते थे, लेकिन जैसे लय बना दी ना, अब उन्होंने लय बना दी, अब कहेंगे इस लय में चलो, अलग अलग तरह से चलो, कैसे क्या क्या कर सकते हो इस लय में। तो वो जैसे तो एक, आप कोई उदाहरण दीजिएगा। हाँ, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि भाई शुरू शुरू में तो मैं छोटी थी, तब तो गुरु जी का ये था कि भाई था है, अब इसकी आधी जाओ। हम्म। फिर आधी अगर हम चले गए तो फिर वो कहते थे कि अब दुगुन करो। अब दुगुन हम करते तो कहते कि वापस विलंबित में आओ। उसके बाद में मैं कहते तिगुन करो। तिगुन करते तो वापस वापस वो क्या कहते हैं कि उसी विलंबित लय में ले आते थे। तो इस तरह से वो पता चलता था कि भाई लय का तो पहले पता चले ना, उपज तो बात की बात है। उपज तो धीरे धीरे आती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हम देखते हैं कि अच्छा। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब, ये बहुत सुंदर आपने बताया, क्योंकि अगर क्रमलय नहीं आए, क्रमलय क्रम नहीं लय नहीं नहीं आएगा आए, तो तो उपज आपकी कैसे उपज करेगा। कहाँ से आएगी, है ना। और जितना वो एक मंत्र की तरह वो ठेका का रियाज नहीं होगा, चाहे कोई भी ठेका हो, आपको उसमें डूबना पड़ेगा, तब जाकर वो इधर 3.5 हाँ, 4 तो 5.5 वो 6 पे तभी आएगी। जाएंगे, है ना। हाँ। उसके साथ गुरुजी ना बहुत सारे हमको अ, चालें सिखाते थे। जैसे कि। जैसे छोटे छोटे ही
ताथी ते तत ताथी ते तत ताथी ते तत तत ताथी ते तत तत ताथी ते तत 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 ताथी ते तत तत जैसे तत। बोल बाट, जैसे बोल बोल बाट। बांट कह दो, लेकिन वो चार, अभी 4 का करना है, अभी 2 का करना है, अभी 8 का करना है, फिर उसके बीच में लय डाल देते थे, ताती ते ताती ते ताती ते ताती ते तत ताती ते तत। समझ रही हो? हम्म। तो अब मुझे अगर वो कहेंगे उपज करो, तो चलो थोड़ा कुछ अपना, चलो कुछ कैसे क्या करोगी तुम, उपज से चलते हैं। और हमारी जान निकल जाती थी कि उपज से चलते हैं, अब कैसे करेंगे। तो हम कोशिश करते थे वही, भाई ता ता थे ता थे ता थे तक आ ता थे ता थे ता थे तक ता थे तक ता थे तक थे थे थे। मतलब भाई अब छोटे छोटे ऐसे ही हम करते थे बोल। तो गुरु जी मतलब जब अच्छा लगता उनको तो वो कभी ऐसा नहीं कहता है बहुत बढ़िया, हाँ, और चल और चल। अब सोचते हैं हमने एक तो कर लिया, और क्या कर मतलब ऐसे कर करके अच्छा, फिर ये वो। तो पैर का काम हुआ। हाँ अब टुकड़ों पे आते हैं दीदी, या परन पे आते हैं, उसमें किस हाँ। तरीके से आप लोगों का विस्तार सिखाते थे, या गठित या विस्तार कैसे करवाते थे? तो जैसे कि पहले तो एक तो चतुर्थ जाति का होता है, तो सबसे पहले उसी तरह के बोल सिखाया जाता था, धातिट धातिट धा धातिट, इस तरह से चलिए। फिर तिस्र जाति तो धात्रक धिकिट धात्रक धिकिट धाकट धिकिट धात्रक, इस तरह से, या धा न धिकिट धाकिट तक धुम किट तक गधिक न धा। इस तरह अब छोड़ दिया उस बोल को, आगे बढ़ो। अच्छा, आगे भरो। बढ़ो। अच्छा। हेलो अंजू, मारे एक इंटरव्यू हो रही है, मैं थारू बात, हाँ। हाँ, तो आगे बढ़ो तो बोल छोड़ दिया, और फिर उसके साथ आप अंग भी बनाओ और उसकी बढ़त भी करो। उसकी बढ़त भी करो। अच्छा। अब आते हैं दीदी अभिनय के। तो तीन हिस्से में मैं अगर मैं करूं, एक तो कवित का है, पर कवित में तो क्योंकि वो लयकारी चलती जा रही है रैप की तरह, तो उसमें तो डग 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 जो भी है, जो जो शब्द है उसको आपने, जैसे शब्द को है उसमें विस्तार तो कोई जगह करने की नहीं है। कविता बोली, कविता को एनैक्ट कर दिया, पर उसमें कुछ ना एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ना कुछ बढ़त कर सकते हैं। हाँ। तो वो काफी फिक्स्ड होता है। फिर आपका गत का वो होता है, क्योंकि जो प्रेरणा दीदी बता रही थी कि जयपुर में क्या पारंपरिक तरीके से भी ठाले में गत होती थी दीदी? बिल्कुल होती नहीं थी, हमारे गुरु जी ने ही उसमें हमको ऐड करा सिखाई, है, क्योंकि हमको मैंने सिखाई। जब रोशन जी से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गत तो गत होती है। हाँ, उनने उनने ये नहीं कभी कहा कि गत स्लो में होती है। तो गत जो स्लो में इन्होंने बनाई, इसकी क्या खासियत थी और किस तरीके से होती है? इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आप धीमी गति में गत, गत कैसे कर सकते हो। क्या वो गत निकास कहलाएगा? नहीं, तो वो वो गत, एक वो तरह से, तबले से जो गत निकल रही है, वो क्या तबले वाली गत है? नहीं, तो वो एक नृत्य का ही बोल है। हम्म, जैसे चाहे राधा कृष्ण का आप छेड़छाड़ ले लो, या पर उसका उठान है वो एक तरह से। अच्छा। नृत्य में जब अपन उठान करते हैं ना, उसी के साथ ही करते हैं हम ये। तो आप बताइए, जैसे बोलकर बताइए, और हाँ, उसको बोल के गत बताऊं। क्यों कहा गया उसको, क्योंकि बोल सिर्फ पलटे के कारण ही इसको गत कहा गया। प्लस हमारे गुरु जी ने ठाट में चलेंगे कैसे, विलंबित में,
जैसे हम द्रुत लय में तो चलते हैं ना, तत ता थे थे तत आ थे, यही लय बनती है द्रुत लय। लेकिन हम लोग ठाट उठान और उसके बाद चाल, चाल है ना। अब निकास है या चाल, तत ता थे थे थे, तेरे किट तक ता तक धिन ता धिन धिन, तेरे किट तक ता थे, मतलब इस तरह से। फिर इसकी दुगुन करते थे, तेरे किट तक ता धिन ता धिन ता धिन, तेरे किट तक ता थे थे तक आ थे थे तक ता थे थे तक आ थे थे तक ता थे थे तक आ थे ता थे तक आ थे तक ता थे तक आ थे आ थे तक आ थे तक। अब यहाँ पे हमको एक चलन करना होगा, तेरे किट तक दिन दिन तक धा दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन तक, तेरे किट तक दिन दिन तक धा दिन दिन तक दिन दिन तक। इस तरह के कुछ उसके अंदर पलटे करके, तेरे किट तक तेरे किट तक तेरे किट तक धा धा धा, यहाँ पे ठाट समाप्त होता था। अच्छा, ठीक है। खाली एक बोल ठाट का नहीं करते थे। हाँ, ठीक है। दीदी, जब गत आप मतलब उसमें चलते हैं, अ, द्रुत में। द्रुत में, तो गुरु जी के गतों में एक तो वो बाजूबंद वाला मैंने देखा है, हाँ उनका बनाया हुआ है। और कौन से गत उन्होंने खास बनाए, और उसकी चालों में क्या आपको लगता है कि डिस्टिंक्ट एक उनका रेpertoire है जो आपको और जयपुर के उसमें नहीं दिखाई देता है, जैसे जयलाल जी हैं, सुंदर प्रसाद जी के, हाँ हाँ मतलब ये सब अलग अलग हैं। इवन रोशन कुमारी जी का जो है, क्योंकि उन्होंने हनुमान प्रसाद जी से सीखा, और भी सीखा, क्योंकि उनके जो पेशकार हैं और वगैरह हैं, वो जो तैयारी है वो तो उनके फादर की दी हुई है ना, हाँ। उनके फादर की। मगर जो अंग है वो मोरे साहब, उनके जो पहले गुरु हैं, फिर सुंदर प्रसाद जी से भी, फिर हनुमान प्रसाद जी से भी। तो हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपके गुरु ने डेवलप करा, उसका क्या खासियत थी जो गत निकास की थी, जैसे या गुरुजी ने उनके मेरे, उनके में उसमें और आपके गुरु जी के उसमें। हाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमें सीधी गत सिखाई थी पहले तो। ये बात, जैसे ये बात। हाँ एक बोल ले लिया, बोल लेके धति ट क ट ग दि ग न धा न दिख, जैसे पलटा लेते हैं, धा न दिखे ट धा न ध, कर। मतलब उससे पहले तैयारी के लिए आपने टिक टका तगा हाँ दगे एक बोल कुछ ना कुछ नाच मान के। लीजिए, टिक टका तगा दगी न हाँ था न दिट कर दे टा, इस बस। तरीके से। अच्छा, पर पलटा नहीं, टान टा टा टा, हाँ ये वो नहीं। नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, ये इनने एक नए तरीके हाँ, का इंट्रोड्यूस। ये और एक वो ये भी करते थे कि कुछ भी बोल जैसा करा, फिर ये ऐसे ऐसे ना ऐसे पलट के इस तरह से, और फिर दादे तक कर, मतलब ये भी हाँ, ऐसे अलट पलट के करना। और तीसरा वो था कि जैसे कि वो आधा, उनका एक अंग जो था बहुत खूबसूरत रहता था, चाहे वो आधा चक्कर हो, है ना। जैसे यूं घूम के कतित तान धा किट धान धान धा, इस तरह से। तो कतित तान धा किट धान धा, इस तरह से चलता था। तो आधा चक्कर चलता था वो, हम्म, ऐसा और उसी तरह से वो आधी ये करा करते थे। तो अपन चल रहे हैं ना, धा प्रधा तो न कर, धा तक प्रधा तो न कर, धा प्रधा तो न, धा तक ध्यान देखे तो ध्यान तक कर। हम्म, समझ रहे हो, बस यहीं से लेके और पलट के। तो ये मतलब ये दो चार जो है मेरे को, मतलब और भी है वैसे। एक चलते थे वो थैता थई थे, इस तरह से ना उसका
पूरा वो निकास में यही चलता है। अच्छा, इनके और मान लीजिए रोशन कुमारी जी जो बिल्कुल प्योर, या चांद भैया का जो रेpertoire है, इसमें इन कुंदन लाल जी के गुरु जी के उसमें और इन लोगों के में क्या फर्क आया? मुझे ऐसा लगता है कि अंग की खूबसूरती ही विशेष है। हमारे गुरु जी की जो एक विशेषता है कि तैयारी के साथ साथ अंग नहीं बिगड़ता। बाकी उनके क्या होता है ना, फिर वो चक्कर कैसे भी ले लेते, कहीं भी ऐसे ऐसे मारा ये करा, तो अंग यूं ये है तो वो ही है, ता थे तक थे, पर इसी में ना थोड़ी सी खूबसूरती के साथ किया हुआ है। बाकी बंदिशों का भी जैसे जैसे वो भी ग्रो हुए होंगे एज ए गुरु, तो जैसे हम लोग अब इतनी एज में आकर के तो कुछ कुछ हमने भी अपना सोचा अच्छा होगा कि शशि दीदी, एक बार चीज बताइए। क्योंकि जो कलाजीवी औरतें हुआ करती थी पारंपरिक, अम, वो कलाजीवी थी, वो देहजीवी नहीं थी, हम्म, कलाजीवी। जैसे अल्लाह दिया जी थी, और जोधपुर में काफी नाम है लोगों का। हाँ यहाँ चांदपोल में भी काफी लोगों का नाम है, सुल्ताना हाँ। वगैरह का। जो नृत्यकार, मैं गाने की बात नहीं कर रही हूँ, हम्म, नृत्यकार की बात कर रही हूँ। इन लोगों की आप लोगों ने कभी सुना? क्योंकि आप लोगों ने तो ठुमरी या मांड, किस पे आप लोगों ने जो गायन शैली आपके अभिनय में गुरुजी ने सिखाई, वो भजन, ठुमरी और मांड भी सिखाए? मैंने गुरुजी से नहीं सीखा, हम्म। क्योंकि उसके बाद गुरुजी जयपुर आ गए थे। मेरी शादी हो गई थी यंग एज में। तो आप कहाँ थे? मैं जोधपुर, अच्छा अच्छा। और गुरुजी जयपुर आ गए थे। तो अच्छा यहाँ पे उन्होंने अपना एक्सप्लोर किया, ये सारा किया होगा। आई डोंट नो, मतलब यहाँ की आपने स्टोरी भाव, आगे बताएगी। आपने भाव नहीं सीखा, तो आपने और उर्मिला दीदी ने जोधपुर में सीखा उनसे? जोधपुर से उर्मिला दीदी ने भी थोड़ा सीखा, फिर वो दिल्ली कथक केंद्र उनको स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो यहाँ आ गए। तो उनने सुंदर प्रसाद जी से ज्यादा सीखा? हाँ, फिर सुंदर प्रसाद जी से। जी से ज्यादा सीखा। हम्म, तो ये कौन, ये जो भाव पक्ष है, इसके बारे में, क्योंकि प्रेरणा दीदी तो बहुत देर में आई हैं, है ना? हाँ। प्रेरणा दीदी, तो इसके बारे में कौन बताएगा, जो पुराने उनके कोई शिष्य हैं गुरु जी के? नहीं, वो पहले था ही नहीं ना, तो कौन बताएगा। पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, मांड वांड कुछ नहीं था। अच्छा, वो ठुमरी सिर्फ गत भाव, गत में ही? ठुमरी करते थे, अच्छा। ठुमरी थी। वो जो एक समय ग्रह सो निकसी, वो एक दोहा लगा के, और पीछे से एक ठुमरी मुझे याद है बस। जो आपको सिखाई गई थी? मुझे नहीं सिखाई है, हमारे से सीनियर ग्रुप था कोई, ऐसे ही होता है ना, जो हाँ। थोड़े तो दिन सीख के आपने, आते हैं वो फिर क्या चले थी जाते हैं। ठुमरी दीदी, वो क्या थी ठुमरी? आप जरा सा याद करके बताइए, वो ठुमरी क्या थी? छाड़ो छेड़ो, नहीं नहीं, ये आप तो वो है। दोहा भी बताइए। दोहा, हाँ। एक समय ग्रह सो निकसी, आली पहन के चीर कसुम्बल साड़ी। तो क्या, खेलत कूदत जाय रही सखी, जाय रही क्या मैं बोल रही हूँ, नंदलाल की बारी, काची कली, काची कली एक तोड़ लई, जिन कारण बाह मरोड़त माली, आग लगो ब्रिज की बगिया, एक फूल के कारण लाखन गारी, छाड़ो।
छेड़ो, मतलब फिर वो उस तरह से पूछा। छाड़ो छेड़ो और फिर आगे। छाड़ो छेड़ो ना कन्हाई, हम्म, है ना, तो खमाज राग। खमाज में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ तो ये जब आपको कहीं ना कहीं तो डिस्कशन, क्योंकि कुंदन लाल जी के लिए काफी सेमिनार्स भी हुए हैं, और जब से वो गुजरे हैं तो सब लोगों ने बड़ी कोशिश की है उनकी विरासत को इकट्ठा करने के लिए और उसको भुलाना ना जाए। तो उसके बार बार में विचार हुए हैं, प्रेरणा दीदी, आप लोगों सबने हाँ करना, फतेह भैया वगैरह ने। मेरा ये कहने का मतलब है अभिनय के ऊपर भी बात चर्चा हुई होगी इन सेमिनार्स में और बैठकों में। तो उनकी मेथोडोलॉजी क्या रही जो कि निकल कर आई इन सेमिनार्स में? एक्चुअली तो क्या था कि गुरुजी को, क्योंकि हमारे जयपुर घराने का थोड़ा ये था कि भजन भक्ति ये माहौल था, जो भी, कि जो भी हाँ, भजन वगैरह। छोटी काशी के रूप में माना जाता था ऐसे। तो यहाँ पर ज्यादातर जैसे हम लोग जब सीख रहे थे तो हमारे लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल था। भाई हमारी मम्मी घूंघट लेती थी और हम ऐसे में निकल के सीखने जाते थे, तो हमारे लिए तो आप भूल जाओ कि क्या क्या हुआ। नहीं ना, ठीक। लेकिन हाँ, लेकिन ये था कि अच्छा नहीं मानते थे हम्म। कि ये क्या नचनियों की तरह कथक, तब तक ठीक है, हम्म। लेकिन ये यूं यूं करना वो सब ना उनको पसंद तो नहीं है। टेक्निकल चीजें स्वीकृत थी, और जो अभिनय पक्ष था उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करे, नहीं, क्योंकि जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ तो। तब उसमें आने लग गया ना, तब फिर धीरे धीरे हुआ कि भाई अब ठुमरी भी सिखानी पड़ेगी, तराना भी सिखाना पड़ेगा, वो है तो ना। बहुत बात की बात है, हाँ मगर बहुत बात की बात। शुरू शुरू में तकनीकी तौर पर ज्यादा इसके ऊपर तैयारी ही होती थी और कुछ नहीं। तैयारी होती थी। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तैयारी होती थी। और भाव सिखाने के बारे में तो जैसे अगर कोई कह भी देता था कि गुरुजी हमको भी सिखाइए भाव, तो ही वॉज मतलब इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ तो वो जरा पर्सन। डिस्कम्फर्ट फील करते हाँ, वो थे। कह देता भाव आ जैसे अपना आप ही उम्र के साथ साथ आ जाएगा भाव, मतलब वो क्या फिर इधर कहते हैं अपने जो भी साजिंदे और होते हैं यूं करके, अब छोटी छोटी छोरियां ने कहीं भाव सिखाओ, हम्म। मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं हाँ, इनको क्या भाव। समझ गई मैं, आप क्या कह रही हैं। हाँ, छोरियां हैं। तो वो मतलब वो पार्ट थोड़ा हुआ नहीं, हम्म। मतलब उनके द्वारा नहीं हुआ। हम्म। और धीरे धीरे पता नहीं आगे जब आए होंगे गुरुजी तो वो आगे की बात तो राजू और प्रेरणा ही बताएंगे कि कैसे हुआ। क्योंकि मैं तो शुरू से फोक डांसेस बहुत करती थी। अच्छा। बहुत का मतलब कि बहुत, मेरे एक महीने में 50 से ज्यादा प्रोग्राम होते थे। तो दीदी, आज की बातचीत हम खत्म करते हैं। आपने हमको समय दिया दीदी, और बस बहुत बहुत शुक्रिया। आशीर्वाद दीजिए कि जो आपके गुरु के ये लेख लिखूं हाँ बड़ी बिल्कुल। ईमानदारी से। और प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो अभी हम इसको अभी विराम देते हैं। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ अभी। ये जो गुरुजी का इतना खूबसूरत खुला दिमाग, पारंपरिक से साथ उसको मॉडर्नाइज करना, ये उनकी जीत रही है कि इतने, बिल्कुल। है ना। तो आप ये जो दोहा आपने अभी कहावत पढ़ी हाँ। राजस्थान में, तो आप ये गुरुजी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है, ये आप जरूर बताइए। जैसे एक तरह से तो इसकी जो है लाइन वो तो ये है कि डोरी साजन प्रेम की मत ताणो टूट जाए, और जोड़। टूटिया पछे सधे नहीं, बीच गांठ रह जाए। हाँ, पर आपने एक और चीज कही। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा कि जोड़ी जोड़ी जोड़ता,
क्योंकि जब तक कुछ जुड़ेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं। जो आपने सबसे पहले किया था वो बोलिए। अब मैं वो भूल गई। अभी वही जोड़ी तो बात। जोड़ी जोड़ दिया। और जोड़ियां, यही बोला था मैंने कि अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर वो जोड़ियां पचे सदे नहीं। आ, हाँ, तोड़ियां पचे सदे नहीं। और जोड़ी जोड़ी जुड़ता जाए। जब दो जनों की सोच जुड़ती है तो कुछ तीसरी चीज निकल करके आती है, और वो बहुत खूबसूरत होती। वाह मुझे वाह। यही। दीदी एक चीज बताइए, मांड और ठुमरी गायन में कोई मेल है? बिल्कुल है। अच्छा, ये बस एक संक्षेप में मुझे बताइए। जैसे मांड में भी लय को गाड़ के और गाया जाता है। बोल और बनाओ है, बोल बनाओ बोल है। बनाव है, बिल्कुल है। मारी जोड़ी रा बना हो जी, मारी मारू रा बना। हाँ, इस तरह से मतलब जो भी बोल होता है तो उसकी बोल बनावट भी है, और ठेका चलता रहता है। और जैसे ठुमरी में लग्गी सिर्फ, भाई गायकी में लग्गी लास्ट में चलती है, लेकिन नृत्य में तो लग्गी चलेगी। अ, अ, इसके स्थाई के बाद भी लग्गी चलती है, अंतरे के बाद भी लग्गी चलती है। और बीच में मैंने ऐसा भी देखा था कि जो ठुमरी करते तो बीच में ड ड ड ड ड नगमा ही बांध लेते थे। हम्म। और फिर उसमें कुछ वो एक दो बोल नाच करके आके थई तथई थई तथई थई धा तिन्ना धा तिन्ना धा, ऐसे हो जाता था। तो मांड में। ओहो, मेरा शायद ये जा रहा है। अच्छा, लास्ट कर लेते हैं दीदी जाने हाँ। से। मांड में, हम्म। मांड में ये कंप्लीट कर दीजिए दीदी। हाँ, मैं क्या बोल रही थी। मांड में भी जैसे ये जा रहा है, धा तिन्ना धा। हाँ, तो इसमें मांड में भी ऐसे जैसे, एक्चुअली इसमें दोहा होता है। फर्क जो है वो दोहा होता है, लेकिन लयबद्ध होता है ना। धा धिन्ना धा तिन्ना, मान लो दादरा चल रहा है, तो इसके अंदर जो भी वो चल रहा है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, मारे देश जी हो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। धादिना धातिना धातिना धादिना धादिना धातिना, इस तरह से वो लग्गी चलती रहती है, तक तरिकेट तक तरिकेट तक तरिकेट तक, है ना। और फिर वो वापस छोड़ते हैं, फिर वो दूसरा दोहा बोलते हैं। फर्क इतना ही है कि दोहा बोलते हैं, ठीक। उसकी बढ़त करते हैं। और इसके अंदर एक बंदिश होती है जिसमें स्थाई और अंतरा होता है, कई बार ज्यादा अंतरे भी होते हैं। मैंने जो ठुमरी का जिक्र किया था उसमें दो अंतरे थे, तो होते हैं अंतरे भी होते हैं, तो हम इसको अंतरा फिर मानते हैं कि आगे का जो है पार्ट अंतरा है। ठीक है दीदी। थैंक ठीक यू है। सो मच। ओके बेटा, खुश रहो, जीते रहो।